छात्रों, हम लोग आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र में त्रासदी की अवधारणा और रेचन सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी साझा करेंगे। छात्रों, एक बात मैं कहूँगा साथियों कि इस लॉकडाउन में अचानक आपने देखा होगा कि एक तेज़ रफ्तार चलती हुई ज़िंदगी थम सी गई है। थम सी ही क्या गई है, आपने अलग अलग स्तरों पर सपनों को टूटते बिखरते देखा होगा और उन्हीं रास्तों पर टूटते बिखरते देखा होगा जिन रास्तों पर उन सपनों का निर्माण हुआ था। जैसे महानगरों में जाकर बड़े बड़े सपने देखते हुए वहाँ से पैसे लेकर ग्रामीण जीवन में अपना विकास करते हुए, या फिर ऊंची कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हुए टुकड़े टुकड़े अपने सपनों को जोड़ते हुए लोगों को देखा होगा। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस की सीरीज़ में आपने देखा होगा कि अचानक उनके सपने ऐसे सिकुड़ गए जैसे लगता है कोई धातुई उबाल अचानक किसी ठंड प्रदेश में चला गया हो। आप सोच रहे होंगे कि त्रासदी की अवधारणा से इसका क्या मेल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आधुनिकता में जो मशीनीकरण है, जिस मशीनीकरण की बुनियाद ही मनुष्य की सुख सुविधा, मनुष्य जाति की सुख सुविधा, उद्योग का विस्तार जैसी चीज़ों को लेकर हुआ, मनुष्य को ऐसे सपने देने के रूप में इसका जन्म हुआ कि वह धीरे धीरे अपने सपनों की परिधि को फैलाता हुआ आकाश तक चला गया। वही टेक्नोलॉजी, चाहे उसमें जेनेटिक्स हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये दोनों अभी वर्तमान संस्कृति के लिए सबसे बड़े त्रासद खतरे के रूप में आ गए हैं। और कॉमेडी यह है कि पूरा विश्व और इसको चलाने वाले लोग जिन वक्तव्यों के सहारे इसे जीने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग को लगता है जैसे उनकी तमाम बुद्धिमत्ता किसी केंद्र में, ऐसे केंद्र में जाकर सिमट गई है जहाँ से वह बाहर यथार्थ दुनिया का सामना नहीं कर सकती, और तब हमें उनकी बुद्धिमत्ता पर हंसी आती है। तो मैं जैसा कह रहा था, उम्मीद है आप इस काल में अच्छे रहे होंगे। फिर भी मैं ऐसा कहूँ कि त्रासदी को लेकर, जैसे अनुकरण को लेकर, वैसे ही त्रासदी को लेकर प्लेटो ने अनुकरण को सत्य से दूर बताया था, अथवा यह कह सकते हैं कि वो दार्शनिक सत्य को ही सत्य मानते थे। और यह जो लोक सत्य था, जो कला में अभिव्यक्त हो रहा था, उसे वो सत्य नहीं मानते थे। उसे मानते थे कि वह प्रकृति का अनुकरण है, उसकी कॉपी है नहीं। अनुकरण ही मानकर चले, कॉपी नहीं माने। तब भी यह मानना पड़ता है कि एक है जिसका ही अनुकरण किया जा सकता है। अच्छा, बुरा, पूर्ण, अपूर्ण, ऐसा हो सकता है। यानी जो है वह तो पूर्ण है ही, अब जो होगा उसका अनुकरण वह उस तरह पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि दो चीज़ें सर्वथा एक जैसी नहीं होती है, कुछ न कुछ फ़र्क होता है। लेकिन अरस्तु ने बताया कि वस्तुतः यह जो अनुकरण है तो, लेकिन इस अनुकरण में समय, देश, काल, चरित्र जैसी चीज़ें रचयिता का शामिल होती हैं, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। और इस तरह वह अनुकरण नहीं रहकर उस अनुकरण के ढांचे में युग सत्य का प्रतिनिधित्व होने लगता है।
तो इस तरह आपने देखा कि एक ऊपर से आरंभ को ही सत्य मानकर विकास को असत्य मान रहा है, दूसरा इस असत्य की ज़मीन पर खड़े होकर सत्य का दिग्दर्शन चाहता है। वह इस असत्य के घेरे को तोड़कर सत्य तक जाना चाहता है। दोनों की यात्रा यद्यपि एक ही जगह जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि चलने की गति, चलने का ढंग, या कह सकते हैं मार्ग का चुनाव हमें अलग अलग निर्णय पर ले चलता है, अलग अलग निष्कर्षों पर ले चलता है। तो इस तरह हम लोग त्रासदी के संबंध में भी एक बात और कहेंगे कि वहाँ पर जैसी एक छोटी सी अवधारणा है कि वहाँ काव्य के दो प्रकार कार्य व्यापारों का, खास तौर पर इस नाट्य रचनाओं में दो प्रकार के कार्य व्यापारों का वो अनुकरण करते थे। एक सदाचारियों के कार्य व्यापार का, और एक जो सदाचारी नहीं थे, जिनका चरित्र थोड़ा उनसे नीचे था, या कह सकते हैं जिसको उन लोगों ने कहा था दुराचारी। हम दुराचारी शब्द का व्यवहार न करके हम कहें जिनके चरित्र क्षुद्र हुआ करते थे उनका। माना जाता है कि इन क्षुद्र या दुराचारियों के चरित्र पर आधारित जो कृति थी वह कामदी हुआ करती थी, और सदाचारियों के चरित्र पर आधारित जो कृति होती थी वह त्रासदी हुआ करती थी। सुनने में विपरीत लगता है, होना तो यह चाहिए कि जो सदाचारियों का चरित्र है वह शुभ्र है, प्रकाशमान है, उदात्त है, लालित्यपूर्ण है, अतः वह सुंदर होगा, उसे त्रासद नहीं होना चाहिए। लेकिन अनपेक्षित रूप से कह सकते हैं असंभाव्यता के साथ ऐसा होता है, और इसीलिए वह त्रासद है, जो हमारी एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशाओं के बिल्कुल विपरीत है। दूसरी तरफ दुराचारी होते हैं जिनके संबंध में हम यह सोच कर चलते हैं कि इनका तो अंधकार ही होगा, दुखद ही होगा, गंधहीन ही नहीं बल्कि अरुचिपूर्ण होगा, कुरूप होगा। लेकिन होता यह है कि इनकी ही लंका सोने की होने लगती है, इनका ही किला चमकदार होने लगता है, इनका ही रूप भव्य होने लगता है, इनकी ही पकड़ जीवन पर, सत्ता पर, प्रकृति के एक एक कण पर महत्वपूर्ण होने लगती है। जैसे आज के उदाहरण में भी मैंने आपको कहा और आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ कामदी इसलिए है कि इन क्षुद्र लोगों को जिस रूप में हम देखते हैं, उनकी क्षुद्रताओं का भी ज्ञान हमें होता है, और उनकी महानताओं के दावे का कि जब अभिव्यक्ति सामने आती है, या उनके भीतर का अहंकार जब सामने आता है, तो क्षुद्रता और इस अहंकार के मेल से जो हास्य उत्पन्न होता है वह एक हास्य अलग है। भारतवर्ष में इस तरह काव्यों का विभाजन नहीं हुआ। यहाँ एक आदर्शवादी अवधारणा रही, जैसे आप दंडी के महाकाव्य संबंधी अवधारणाओं में देखेंगे। वो रचनाकारों को सलाह देते हैं कि भाई पहले हम प्रबंध काव्यों में जीवन के दुख का चित्रण करें, और पुनः संघर्षोपरांत विजय, सुख, आनंद इत्यादि का चित्रण करें, जिससे कि वह सुख जो है, वह आनंद जो है, वह दीर्घकालिक होता है, वह गहन होता है, क्योंकि संघर्ष से प्राप्त होता है, यूं ही मिला हुआ नहीं होता। लेकिन यदि दुख से अंत करेंगे तो मनुष्य में एक निराशा सी जन्म लेगी। तो इस तरह आप देखते हैं कि यहाँ सुखांत की और दुखांत की जैसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ बिल्कुल उद्देश्य है मनुष्य के जीवन में एक स्वस्ति का भाव हो, मनुष्य का जीवन सुंदरतम हो, मनुष्य का जीवन उच्चतम हो। मेरा ख्याल है ऐसा ही आदर्श वहाँ भी था, लेकिन वे जीवन को या कला को अपने समय के यथार्थ से ज़्यादा जोड़ रहे थे। उनकी कला में उस समय के जीवन का प्रतिनिधित्व भारतीय कला सिद्धांतों में रचे जा रहे चीज़ों से ज़्यादा था।
यथार्थ के स्तर पर। इनके यहाँ जो सौंदर्य था वह कुछ दूसरा था, लेकिन जीवन का जो विराट सौंदर्य था ज़मीन पर खड़ा हुआ, मनुष्य की दुर्बलताओं से लेकर सबलताओं के बीच में, यहाँ तक कि नायकों में भी जो दुर्बलताएं और सबलताएं एक साथ मिलती थी, जिनका संरक्षण भी लोग या जिनकी कह सकते हैं जिनका डिफेंस यानी जिनकी रक्षा भी रचनाकार न करना चाहते थे, वो प्रवृत्ति वहाँ ज़्यादा थी। तो खैर हम इन चीज़ों को एक भूमिका के रूप में रखकर 2-3 क्लास और हम लोग भूमिका में चलेंगे। धन्यवाद।